आज चुनाव आखिरी चरण में है एंड ऑब्वियस सी बात है, कुछ दिनों में हमको यह भी पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। अब ऐसा है कि चुनावी विश्लेषक तो हमारे देश में काफी सारे हैं एंड जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कोई किसी को बताता है, कोई किसी को बताता है विजेता। लेकिन इस बार अगर हम विपक्षी खेमे के बैठे हुए विश्लेषकों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाते हुए दावा जरूर कर दिया है। ऐसे में अगर हम लोग दो चुनावी विश्लेषकों की बात करें, प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव, ये दोनों भैया इस समय ऐसा लग रहा है तू मैं के बिल्कुल चरम पे बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर को बीजेपी विरोधियों के ताने इस समय चुभ गए। करण थापर के साथ इंटरव्यू में हुई नोकझोंक पर चर्चा फिलहाल काफी ज्यादा गर्मा चुकी थी कि प्रशांत अब अनुमानों पर अपने अड़ चुके हैं। उनका कहना है कि केंद्र में बीजेपी सरकार की वापसी की राह में कोई बड़ा अवरोध नहीं है। अगर हम संख्या बल की बात करें तो उसको लेकर बीजेपी जरूर चर्चा कर सकती है, लेकिन सरकार तो भैया बीजेपी की बन रही है। उधर बीजेपी विरोधी खेमे का जाना माना चेहरा योगेंद्र यादव ने भी अपने अनुमानों में एनडीए सरकार की वापसी की बात कही। तब प्रशांत किशोर को उनके ऊपर पक्षपात का लांछन लगाने वालों को करारा जवाब देने का एक मौका मिल गया कि भाई विरोधी खेमे का व्यक्ति भी भाजपा की सरकार बनाता हुआ बता रहा है। उन्होंने योगेंद्र यादव के प्रेडिक्शन का हवाला देते हुए कहा कि 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। दरअसल प्रशांत जी के ऊपर इस बात के भी आरोप लगे कि प्रशांत जी सिर्फ बोलने के ही काम के हैं और किसी काम के नहीं। ग्राउंड पर जब बात आती है तब वो किसी काम के नहीं रह जाते। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को 240 से 260 सीटें आएंगी, जबकि उनके गठबंधन सहयोगियों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब सीधा से यही है कि एनडीए को कम से कम 275 और बहुत ज्यादा से ज्यादा 305 सीटें मिल जाएंगी। अगर कम से कम सीटों की भी बात करें तो भी सरकार एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 272 का है। प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव के इसी अनुमान को लेकर अपनी टिप्पणी सोशल मीडिया पर करी थी। दरअसल प्रशांत किशोर लंबे समय से यही कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में कुछ हद तक नाराजगी है, लेकिन उनके खिलाफ इतना गुस्सा नहीं है कि वोटर उनसे निजात पाने के लिए वोट कर दें। उनका दावा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो भाजपा का गढ़ है, कुछ सीटें घट भी गई तो उसे दक्षिण पूर्वी इलाके में कुछ सीटें मिल जाएंगी, मतलब कहीं से कम होंगी तो कहीं मिल जाएंगी। इस तरह बीजेपी को पिछली बार की तरह ही 303 के आसपास या उससे भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अगर कोई उनसे सीटों की संख्या को लेकर असहमति जताता है तो प्रशांत कहते हैं कि अगर सीटें घट भी गई तो 272 के नीचे तो नहीं जाने वाली, और 272 आ गई तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। दरअसल बीजेपी ने अब तक 5 बार केंद्र में सरकार बनाई है, 96, 98, 99, 14 और 19। एक कोइंसिडेंस की बात आप कह लें कि इनमें से 4 बार लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ा था। कहा जाने लगा कि ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को ही मिलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 6 फेज में करीब 485 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बाकी बची हुई 57 सीटों पर आज 7वें फेज में वोटिंग चल रही है। इस चुनाव में वोटिंग टर्नआउट घटने का ट्रेंड साफ तौर पर दिख रहा है। चुनावी चर्चाओं में भी ये डिस्कशन हॉट टॉपिक रहा है। कई लोगों को लगता है कि ये गर्मी के कारण है, कई लोगों को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण। आज इस वीडियो में हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआती 6 फेजेस में वोटर टर्नआउट का पैटर्न क्या रहा और क्या इस बार कम वोटिंग हुई तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए, चुनाव आयोग ने अब तक लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 6 फेज की 485 सीटों के फाइनल टर्नआउट का डेटा जारी किया है। सीट वाइज एनालिसिस से पता चलता है कि 274 सीटों पर वोटर टर्नआउट में 2019 के मुकाबले 1% से ज्यादा की कमी आई। सबसे ज्यादा 25% नागालैंड में फॉल हुआ है वोटिंग परसेंटेज, जबकि सबसे ज्यादा 46% टर्नआउट जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुआ है। यहां 2019 में केवल 8.9% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार 55.4% वोटिंग टर्नआउट रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले 6 फेज में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। आखिरी फेज मतलब कि आज 7 जगहों पर बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 57 सीट्स पर वोटिंग होनी है। 19 राज्यों में वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले घटा है, जबकि 8 राज्यों में 2019 के मुकाबले बढ़ा है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 की हॉट सीट्स पर अगर नजर दौड़ाएं तो राहुल गांधी की वायनाड सीट पर 2019 के मुकाबले इस बार करीब 7% कम वोटिंग हुई है। हालांकि उनकी दूसरी सीट रायबरेली पर करीब 2% मतदान ज्यादा हुआ है। अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 2019 के मुकाबले 6% कम वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में 96.8 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स हैं। भारतीय वोटर्स की संख्या अमेरिका से लगभग 4 गुना, यूनाइटेड किंगडम से 20 गुना और पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा है।
1951 के लोकसभा चुनाव में 44.87% वोटिंग हुई थी। आजादी के बाद से अब तक आम चुनाव में वोटर टर्नआउट 55 से 62% के बीच रहा है। भारतीय लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट कभी 70% तक पहुंच ही नहीं सका। 2019 आम चुनाव में सबसे ज्यादा 67.4% की वोटिंग हुई थी। 1957 से लेकर 2019 के बीच में 16 बार लोकसभा चुनाव हुए। इनमें 10 बार वोटर टर्नआउट बढ़ा है और 6 बार घटा है। कम वोटर टर्नआउट से बीजेपी को हमेशा ही नुकसान हुआ है और ज्यादा टर्नआउट का फायदा हमेशा ही बीजेपी को मिला है। 96 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार केंद्र में आई थी तो उस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। 99 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जब भी बीजेपी जीती है उस लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा ही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में वोटर टर्नआउट घटने से बीजेपी को किसी तरह का नुकसान होगा। देखिए, लोकसभा इलेक्शंस के डेटा में ट्रेंड साफ तौर पर दिखता है कि वोटर टर्नआउट घटता है तो सरकारें गिरती हैं। आजादी के बाद से अब तक 6 बार वोटर टर्नआउट घट गिरा है, जिसमें से 4 बार मौजूदा सरकार बदल गई। हालांकि सीटों के हिसाब से देखें तो ट्रेंड बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। राजनीतिक विश्लेषक अमित तिवारी के मुताबिक 2014 में बीजेपी 282 सीटों पर जीते थी। 2019 के चुनाव में इनमें से 189 सीटों पर टर्नआउट बढ़ा था, जिसमें 172 सीटें बीजेपी जीती थी। वहीं 93 सीट पर टर्नआउट गिरा था, जिसमें से कि 86 सीटें बीजेपी ने जीती थी। टर्नआउट घटने और बढ़ने दोनों में स्ट्राइक रेट लगभग बराबर है। दोनों ही कंडीशंस में 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीती है। ऐसे में सीट बाय सीट कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, कह सकते हैं कि वोटर टर्नआउट घटने या बढ़ने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के वोटर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं है, इसलिए वोटिंग के लिए कम निकल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। टर्नआउट कम होने के पीछे वजह है कि विपक्ष का वोटर मतदान के लिए नहीं निकल रहा है। अमिताभ तिवारी के मुताबिक ये गारंटी के साथ कोई नहीं बोल सकता कि किसी सीट पर टर्नआउट 5% कम हुआ और 5% बीजेपी का वोटर मतदान के लिए नहीं निकला। कौन सी पार्टी का वोटर मतदान के लिए निकला और कौन सी पार्टी का नहीं निकला, इसे पता करने का कोई पैमाना नहीं है। 4 तारीख को अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो इसका मतलब है कि विपक्ष का वोटर नहीं निकला और ये एक तरह की नैरेटिव की लड़ाई है। चुनाव के परिणाम आने के बाद ही ऐसी सीटें और ऐसी चीजें साफ हो पाएंगी। अब अगर हम बात करें कि वोटर टर्नआउट कम होने से क्या विपक्ष को नुकसान होगा, तो देखिए, वोटर टर्नआउट की 2 मुख्य बातें। पहला, बीजेपी का वोटर काफी ज्यादा इस समय डल है। सिर्फ डल ही नहीं बल्कि बीजेपी का वोटर डल होने के साथ साथ दूसरी पार्टी में भी वोट डाल सकता है। अगर बीजेपी के वोटर ने विपक्षी पार्टी को वोट दे दिया तो टर्नआउट कम ही नहीं हुआ। अगर बीजेपी का वोटर क्यूरियस नहीं है और वोट नहीं डालता है तो इससे विपक्ष को कोई फायदा नहीं है। यानी वोटर विपक्ष को इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है कि वो उसे वोट डाले। जब तक बीजेपी से वोटर विपक्ष की ओर शिफ्ट नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। कि मान लीजिए कि आपको नरेंद्र मोदी से इतनी दिक्कत है कि अब राहुल गांधी को चुनकर सरकार में ले आए। जब तक ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, जब तक ये वाली माइंडसेट नहीं आएगी, तब तक कोई फायदा नहीं है वोटिंग कम होने का। विपक्ष का कहना है कि 37% ही बीजेपी का वोटर है या 45% एनडीए का है। ऐसे में 55% अपनी तरफ करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी बिना बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारे चुनाव नहीं जीत सकती। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नंबर 1 की पार्टी का वोटिंग परसेंटेज समान या बढ़ा और वो चुनाव हार गई। नंबर 1 की पार्टी का वोटिंग शेयर कम होने पर ही विपक्ष चुनाव जीत सकता है। अब यहां कंडीशन दूसरी है। बीजेपी और विपक्ष के वोट शेयर में अंतर करीब 17 से 18% के बीच का है। अगर वोटर टर्नआउट 1.5% कम हुआ, मान लीजिए बीजेपी के 1.5% वोटर्स नहीं निकले, 1.5% वोटर के नहीं निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 1.5% को विपक्ष को अपनी तरफ लाना पड़ेगा, तब जाकर 3% का इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर आप एक चीज को समझिए कि विपक्ष इस समय एक बात यह भी कह रहा है कि आप जिससे जाकर सड़कों पर बात करें 10 में से 6 लोग हैं जो कि भाजपा के अगेंस्ट में, और बहुत सही बात यहां पर विपक्ष ने बोली है। लेकिन फिर आपको यह बात भी देखनी पड़ेगी कि 37% वोट के साथ में ही भाजपा जीत रही है। कि 10 में से 3.7 लोग ही भाजपा को वोट कर रहे हैं, तभी भाजपा जीत रही है। बाकी के जो बचे हुए 6.3 हैं या 63% लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो सबके सब जाके कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? नहीं, वो लोग नोटा को भी कर रहे हैं, वो लोग वोटिंग नहीं भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो लोग एक पैटर्न के तहत कई बार अपनी लोकल पार्टियों को भी वोट कर रहे हैं। तो 37% वोटिंग भाजपा के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी की बची हुई पूरी जो वोटिंग है वो कांग्रेस को जा रही है या फिर इंडिया अलायंस को जा रही है। अब आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।